नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल एक फैसला आया कोर्ट का, जिसकी सुनवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश के मामले की, इलाहाबाद हाई जी। कोर्ट में। तो मस्जिद में जो 20 लोगों की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी कि इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, उस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट ने साफ ये कहा कि आपने ये जिस तरीके की रोक लगा रहे हैं, क्या कुंभ मेले जहां इतनी बड़ी भगदड़ मची थी वहां इस तरीके के डिस्टेंस मेंटेन का ध्यान रखा था? तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन उनकी नींद खुलेगी इस तरह के आदेश से? नहीं, ऐसे बहुत सारे फैसले आ रहे हैं। वैसे तो सारे बेंच ऐसे फैसले नहीं करते, सारे जजेस भी नहीं करते, लेकिन कुछ जजेस हैं जो गलत को गलत, सही को सही कहने की आज के दौर में भी हिम्मत जुटाते हैं या करते हैं अपने फैसलों में। उसी तरह का ये फैसला है और होना चाहिए था। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ सभी जगहों पर और इवन दिल्ली तक में हाँ। मुस्लिम समाज के साथ हम एक भेदभाव करते हुए पा रहे हैं प्रशासन को। बहुत खुला भेदभाव और अत्याचार करते हुए पा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ये अच्छा है कि कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और कोर्ट ही एक जगह है अभी जो बचा खुचा लोकतंत्र है हमारे यहाँ, जिसमें वो कुछ अपने फैसलों से इस देश के लोकतंत्र के पक्ष में ढाढ़स बंधा सकती है। वरना ये जो हमारा इस समय प्रशासन चल रहा है, दिल्ली, लखनऊ और अन्य जगहों पे, आसाम वगैरह में, यहाँ के मुख्यमंत्री गण जिस तरह से गैर कानूनी बात किया करते हैं, गैर संवैधानिक और वो सब, इन सब पे स्क्रूटनी न होना, इन पर सुओ मोटो एक्शन न होना, इन पे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अनदेखी करना और पुलिस और अन्य संस्थाओं का वेपनाइज हो जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाओं का वेपनाइज हो जाना, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति किसी देश के लिए होती है। दुर्भाग्य से हम लोग इसी खतरनाक परिस्थिति में काफी समय से लगातार इसमें हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। तो ये जो सूचना आपने दी, ये बहुत मतलब हौसला बढ़ाती है कि आज के इस वक्त में भी कहीं कहीं रोशनी की किरणें हैं। जी। सर, जज अतुल श्रीधरन इस मामले को सुन रहे थे। उन्होंने एएजी मनीष गोयल, जो सरकार को, यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा, टिप्पणी अपनी जो ओरल टिप्पणी की उसमें ये तक कहा कि अगर वो, क्योंकि निजी संपत्ति में भी नमाज पढ़ने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, तो कोई अगर अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू अपने घर में भजन कीर्तन कर रहा है तो क्या उसे गिरफ्तार करेंगे? फिर प्राइवेट संपत्ति में दूसरे धर्म के लोगों को क्यों इस तरीके से कार्रवाई की गई? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि इतनी मतलब इतना गलत हो रहा है हमारे देश में। ये सारी घटनाएं एक से एक हैं। आप एक ही तरह के अपराध में दिल्ली में एक दो दिनों के भीतर चार पांच छह हत्याएं हुई। एक हत्या में आपने, मुस्लिम वाला मामला था तो वहां जाके उसका घर गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि 15 दिन का नोटिस और ये सब दीजिए घर के मामलों में। लोग बड़ी मुश्किल से घर बना पाते हैं, गरीब देश है, लेकिन खुलेआम ये सब उल्लंघन हो रहा है। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ढीला ढाला रवैया उसका सरकारी मामलों में है, इसलिए ये सब होता जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं कोई जज हाई कोर्ट्स वगैरह में चीजों को गलत कहते हुए पकड़ ले रहे हैं। ये जस्टिस श्रीधरन उनमें से एक हैं। इसी के लिए उनकी चर्चा है, इसी के लिए उनका तबादला हुआ, इसी के लिए उनको एक तरह से उनके साथ भी तो अन्याय हुआ है इस दौर में। ये तो हम अजीब दौर है, इसमें अन्याय सिर्फ कहीं एक छोटी जगह सीमित नहीं है। जो भी सच के साथ खड़ा होगा वो इस समय अन्याय के लिए प्रस्तुत हो रहा लगता है। अभी आप देखिए कि दो दो लोगों में सोनम वांगचुक को इतने दिन जेल में रखा और बाद में आपने कहा कि अब एनएसए हटा लिया। तो जेल में क्यों इतने दिन रखा? उनके इतने दिनों के जेल में रखने का कोई हर्जाना बनेगा? का किस अधिकार से आपने इतना बड़ा पाप किया? एक वो प्रोफेसर है हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में, उसके साथ ऐसे ही आपने मतलब एक छोटे से उसके बयान पर, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे था, एक बड़ा मुकदमा लिख लिया और खतरे सब दुनिया भर के बताने लगे। अब वो विड्रा कर लिया। उसकी पूरी बेचारे की एकेडमिक इमेज और सारी चीजें, इतने दिन कितनी तनाव में रहा होगा, कितना उसको लीगल वगैरह पे खर्च करना पड़ा होगा, कौन जानता है, कौन इसकी बात करेगा। तो इस तरह के अन्यायों की फहरिस्त तो होती चली जा रही है और कोई लाज शर्म किसी को नहीं लग रही है। दुनिया की ऐसी संस्थाएं, अभी यूएससीआईआरएफ ने इंगित किया है, आरएसएस को किया है, हमारी कंडीशन को किया है, डेम इंस्टीट्यूट हर साल की रिपोर्ट में हमें फजीयत कर रहा है
प्रेस इंडेक्स हमारा धरातल में जा रहा है, ह्यूमन राइट इंडेक्स में हम कहीं हैं ही नहीं है, दुनिया में कोई हमारे साथ युद्ध के समय खड़ा नहीं होता। लेकिन अब समस्या ये है कि हर गलत बात को सही कहने वाली एक भीड़ मौजूद है, और हर चीज को इससे जोड़ दिया जाता है कि हम चुनाव जीत गए हैं। तो हम एक अजीब समस्या में है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना होता है, लेकिन सिद्ध यही किया जा रहा है। शीतल जी, चुनाव आ गए हैं, घोषणा हो गई है, और बंगाल और असम दोनों जगह चुनाव है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, और असम के तो मुख्यमंत्री खुद ही, उनके तो कई बयान इस तरीके के सीधे थे कि कोई सामान्य व्यक्ति भी दे तो शायद उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो जाए। लेकिन उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब तो ये नहीं, इस तरह के हादसे, इस तरह के चुनाव आयोग बयान चुनाव और ज्यादा आयोग की बढ़ेंगे। हाँ। चुनाव आयोग की आचार संहिता में है, और इस तरह का बयान देने वालों को उन्हें रोकना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए। वो कहीं बीजेपी वालों पे नहीं लेते, कहीं नोटिस भी दे देते हैं तो फिर नोटिस का क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता। चुनाव में रुपया बांट दीजिए, उस पर वो कुछ नहीं करते। चुनाव के समय आप नगद बाकायदा लाइन लगवा के बांटते रहिए। वो दिल्ली के चुनाव में एक प्रत्याशी ने बांटा और चुनाव भी जीत गया, वो भी सब, हर चीज पेंडिंग, इस देश में हर गुनाह पेंडिंग है अगर आप इस डिस्पेंसेशन के साथ हैं। दूसरी ओर रोज एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वीडियो बनाने वाले, उनके खिलाफ गैर कानूनी कथित नोटिस निकालने वाले, उनकी दुकान पे जाके उनका बोर्ड बदलने वाले, उनको उन पे रंग डाल के पीटने वाले, उनको सड़क पे जंगल कानून से सजा देने वाले, ये सब लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। कभी ये पकड़े भी जाए तो उनको अगले दिन जमानत हो जाती है। बड़े बड़े अपराधी, बलात्कार, हत्या वगैरह को उनको देख रहे हैं कि सरकार की मदद से उनको उन पे केस खत्म कराए जा रहे हैं, उनको बार बार पैरोल दे दी जाती है। एक बाबा पिछले 2-3 साल से घूम रहे हैं और एक बच्ची के साथ बलात्कार में सजा याफ्ता है। तो हम एक अपराधियों के चंगुल में फंस गए लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अपराधियों के चंगुल में हमारे सारा तंत्र लगता है जैसे फंस गया हो, ऐसा चारों तरफ नजर आता है। और कमजोर और अल्पसंख्यक या न्याय की बात करने वालों का को हम उत्पीड़ित होते हुए पा रहे हैं। लेकिन शीतल जी, अगर कोई विपक्ष या कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको एकदम सत्ता पक्ष बड़े निशाने पर लेता है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू जी की जो कल तस्वीरें आई, वो गए इफ्तार के कार्यक्रम में और जिस तरीके से वहां पर शामिल हुए, उस पर कोई आपत्ति नहीं, तो अपने लिए अलग राजनीति और सामने वाले के लिए अलग राजनीति। यही तो है ना, यही है। एक पार्टी केरल में और उत्तर पूर्व में बीफ के पक्ष में बयान देती है, बीफ के पक्ष में पॉलिटिक्स करती, कहती है अच्छा वाला बीफ हम सप्लाई करेंगे। वही पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी को पकड़ के, या हरियाणा में किसी को पकड़ के पीटने वाली भीड़ के साथ खड़ी मिलती है इस बात पे कि वो गाय ले जा रहा था, जानवर पालता था, उसकी खाल का या हड्डी का धंधा करता था। तो हम अजीब देश में, एक ही देश है, अलग अलग तरह के व्यवहार करते हुए हम लोगों को पा रहे हैं, एक ही दल के लोगों को। दो जगह दो किस्म की राजनीति से फायदा लेना है, एक जगह बीफ बेच के फायदा लेना है, एक जगह बीफ को रोक के फायदा लेना है। तो हम कमाल के वक्त में हैं, और क्या कहा जाए। एक बस अंतिम सवाल शीतल जी, ईरान से जो गैस मंगवाई जा रही है, 2 शिप भारत आ गए हैं, अभी भी बाकी जो शिप है उनके लिए बातचीत लगातार जारी है। विदेश मंत्री ने खुद कहा कल कि शिप टू शिप बातचीत हो रही है। और ऐसे में कल जब संसद चल रही थी, तो आगा सैयद रहुल्ला महदी, एनसी जे के एनसीपी एनसी के लीडर हैं, सांसद हैं, वो इजराइल के हमले की कंडेम कर रहे थे, निंदा कर रहे थे कि जिस तरीके से 165 बच्चियों को मारा गया। तो वहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से नारे लगे कि ईरान चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में भी जब ईरान हमारी मदद कर रहा है, ईरान हमें चाहिए, पता है, भारत सरकार को भी मालूम है कि ईरान से मदद की हमें जरूरत है, तेल के लिए, गैस के लिए, संसद में एक सांसद का इजराइल का निंदा करने पर यह कहना कि आप चले जाओ ईरान, तो इसे कैसे देखा जाए? सर, जब संसद में ये सब हो रहा है तो सामान्य सड़क पे तो बड़े आराम से हो रहा होगा, और इसको देख के हिम्मत भी मिलती है। देखिए, हमने तो अपना जो हमारा डिस्पेंसेशन है उसने तो अपने को इजराइल के साथ खड़ा करके घोषणा कर रखी है। अब मजबूरी उसकी ये है कि उसे ईरान से बात करनी पड़ रही है।
तो हम एक ऐसी उसमें फंस गए हैं द्वंद्व में कि हमारी लीडरशिप तो रहनी चाहती है अमेरिका और इजराइल के साथ, परिस्थितियां उसको धकेलती हैं ईरान की तरफ। तो हमारे जहाज वहां फंसे खड़े हैं, तेल और गैस और अन्य चीजों से लदे, खाद वगैरह के केमिकल वगैरह से लदे हुए, और हमारी सरकार जो है गिड़गिड़ा रही है ईरान से। उसने मानवीय आधार पर 2 जहाज छोड़ दिए थे, लेकिन हमको तो एलपीजी के 2 जहाज रोज चाहिए। बिल्कुल। और इसकी कीमत फिर हमको जो चीज 50 रुपए में मिल रही होगी, हमें 500 रुपए में लेनी पड़ेगी, 200 रुपए में लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ रही है। और इस सब का जो हमारे सब पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब एक समाज है जो यही सब कर रहा है, पाकिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, तुरान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वो पता नहीं किस, यही सब करते हुए उसका चुनावी सफलता मिल रही है, वो यही करता हुआ मिलेगा। वो हमारे यहाँ उसने हिंदू मुस्लिम के कार्ड पर चुनाव जीतना सीख लिया है। 80% आबादी चूंकि हिंदू है, 20% में सारे अल्पसंख्यक हैं, 14-14.5% मुसलमान हैं। जाहिर है जब आप 80% की राजनीति करेंगे तो हमेशा आप ही जीतेंगे। तो आप ओपनली आप वही कर रहे हैं। कोई नैतिकता या किसी नॉर्म या दुनिया में अध्ययन या किसी रैंकिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास अपना झूठ बोलने के लिए एक पूरा तंत्र है। वो आप चाहे जो पाप करेंगे वो उसको पुण्य बताएगा, वो बताता रहता है। आप पूरा फेल होके आएंगे, वो मार्कशीट पे आपके 0 लिखा होगा, वो उसको उलट के कहेगा नहीं 100 नंबर मिले हैं, और देश को बताएगा नहीं तुम, इनको तो 100 नंबर मिले। वही चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा में हिस्सा लिए। और दर्शकों से कहूंगा कि जाते आते आप वो वीडियो देखिए किस तरीके से संसद में रहुला मेहदी जब खड़े हुए थे उनकी हूटिंग की गई। शुक्रिया सर। थैंक यू। To express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the killing of innocent. No, please. Please confine kids. to the bed. More Please. than 150 girls, kids were killed in the school. I express my condolences to the people of Iran, to the peace-loving people, the just people all around the world, and I condemn the regime, No, please, please. Zionist regime of Israel. I condemn this act. I condemn the Zionist regime of Israel for their terrorist act, aggression in Iran. You please. This is Rohlat ji, this is. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? No, please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ। Please. One second. Please, my dear. This is there is no problem in criticizing everything. Please. If you are speaking on the railway budget, you can continue. Otherwise, you cannot go like this. No. We are discussing on demand number 85. That is the railway demands. This is nothing to do with the Iran issue. It is nothing to do with the international issue. Please don't discuss the extraneous issues than this. Please.